नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सीमांत लागत निर्णय के उपकरण के रूप में, और इस चैप्टर का 14 नंबर क्वेश्चन आज हम सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है, 3 प्रकार के बल्ब विक्रय किए जाते हैं जिनका प्रति इकाई विक्रय मूल्य है L का 8 रुपए, M का 2 रुपए और N का 3 रुपए। तो ये बल्ब हैं L, M और N, और इनका विक्रय मूल्य प्रति इकाई दिया गया है। L, M एवं N की क्रमशः 50,000 इकाइयां, 1,50,000 इकाइयां तथा 60,000 इकाइयां बेचकर कंपनी ने 50,000 का लाभ कमाया। आगे लिखा है, L का अंशदान 20% है, M 10% एवं N 50% अंशदान देते हैं। यानी कि L का अंशदान 20% है। इसका मतलब हुआ कि L पर जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, पीवी रेशियो है, विक्रय का अंशदान से जो प्रतिशत है, अनुपात है, वो 20% है। तो इसी प्रकार L का अंशदान 20% है, M का 10% और N का 50% पीवी रेशियो है। प्रबंधक M को बंद कर L तथा N की बिक्री बढ़ाना चाहता है। अब जो मैनेजर है वो M को बंद कर देना चाहता है, क्योंकि M का प्रति इकाई विक्रय मूल्य सबसे कम है और M का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सबसे कम है, 10%। इसलिए प्रबंधक M को बंद कर L तथा N की बिक्री बढ़ाना चाहता है। तो अगर M को बंद कर दिया जाए तो L की 60,000 इकाइयां तथा N की 70,000 इकाइयों की बिक्री का अवसर है। क्या प्रस्ताव से सहमत है? क्या आप प्रस्ताव से सहमत है? तो हमको देखना है कि पहले जब वर्तमान स्थिति उसमें कितना लाभ कमाया जा रहा है, और अगर M को बंद कर L की बढ़ी हुई इकाइयों का विक्रय किया जाए तो उस स्थिति में कितना लाभ कमाया जाएगा। और लाभों में अगर अंतर होता है, अगर M को बंद करने के बाद L और N की बढ़ी हुई बिक्री पे अगर अधिक लाभ कमाया जाता है तब तो हम प्रस्ताव से सहमत होंगे, नहीं तो इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले हम C पर यूनिट की गणना करेंगे। C पर यूनिट के लिए क्या किया जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशियो। ये जो हमको अंशदान का प्रतिशत दिया गया है, ये अंशदान का विक्रय से प्रतिशत है। तो L का हो जाएगा 8 रुपए है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और 20% इसका अंशदान का विक्रय से प्रतिशत है। L, M और N। L का 2 रुपए है, 3 रुपए है N का विक्रय मूल्य, 10% है पीवी रेशियो, और N का है 50%। तो इस प्रकार 1 रुपए 60 पैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है N के लिए। M के लिए है 20 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, और 1 रुपए 50 पैसे कंट्रीब्यूशन है M का। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जब हमको प्रॉफिट ज्ञात करना है तो इस क्वेश्चन में कहीं भी स्थायी व्यय नहीं दिए गए हैं, तो हमको स्थायी व्यय ज्ञात करने होंगे व्यवसाय के। तो हमको दूसरा जो है कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी होगी। तो फिक्स कॉस्ट के लिए L, M, N सेल्स इन यूनिट्स 50,000, 1,50,000 और 60,000 इकाइयों का विक्रय किया जाता है। 50,000, 1,50,000 और 60,000 इकाइयों का विक्रय किया जाता है। C पर यूनिट, इनके लिए C पर यूनिट है
₹1.60, 20 पैसा और ₹1.50। टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स यूनिट्स इनटू सी पर यूनिट। जितनी इकाइयां बेची गई है उनको सी पर यूनिट से गुणा कर दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से गुणा कर दिया जाएगा। तो देखते हैं 50,000 इकाइयां बेची गई एल की और ₹1.60 के हिसाब से अंशदान कमाया गया, तो 80,000 रुपया कंट्रीब्यूशन कमाया गया। यहां पर 1,50,000 इकाइयां बेची गई एम की और 20 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाया गया, तो 30,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया गया। एन की एन की 60,000 इकाइयां बेची गई और ₹1.50 प्रति इकाई के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाया गया, तो 90,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया गया। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 90,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख। हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है तो कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, और इस कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन की राशि में जो है प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों सम्मिलित है। तो अगर इस कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दिया जाए, जो वर्तमान बिक्री की इकाइयां हैं उन पर जो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो रहा है 2 लाख रुपए का, इन 2 लाख रुपयों में से अगर कंपनी ने जो 50,000 का लाभ कमाया है वो अगर घटा दिया जाए, 50,000 का लाभ अगर लेस कर दिया जाए इसमें से, तो जो राशि प्राप्त होगी वो राशि फिक्स्ड कॉस्ट की राशि होगी। तो 1,50,000 रुपए इस कंपनी के स्थायी व्यय हैं। अब हमको ये कहा गया है कि एम के उत्पादन को बंद कर दिया जाता है और एल और एन की बिक्री बढ़ा दी जाएगी। तो क्या ये प्रस्ताव, क्या ऐसा करना सही रहेगा? क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। Computation of profitability. If M is discontinued, अगर M का उत्पादन बंद कर दिया जाए, M को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो क्या प्रॉफिट रहेगा? तो कंपटीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो केवल 2 ही उत्पाद बचे जाएंगे, एल और एन। तो सेल्स इन यूनिट्स 2 उत्पाद बेचे जाएंगे, एल और एन। प्रोडक्ट एल का विक्रय है 60,000 इकाइयों का और एन का है 70,000 इकाइयों का विक्रय। इन पर जो सी पर यूनिट कमाया जा रहा है, सी पर यूनिट एल पर ₹1.60 और एन पर है ₹1.50। टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सेल्स इनटू सी पर यूनिट। तो अगर इनको गुणा कर दिया जाए, बिक्री की गई इकाइयों को सी पर यूनिट से अगर गुणा कर दिया जाए, तो 60,000 को गुणा किया जाएगा ₹1.60 से, तो आता है 96,000।
तो जब एल की 60,000 इकाइयां बेची जाएगी, एम का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा, तो एल पर टोटल 96,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। इसी प्रकार अगर एम का उत्पादन कर एल की 70,000 इकाइयां बेची जाए तो 70,000 इकाइयों पर ₹1.5 प्रति इकाई के हिसाब से 1,05,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,05,000 प्लस 96,000, 2,01,000 रुपए। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। और इस कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाए, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000 रुपए की, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 51,000 रुपए। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्राप्त होगा 51,000 रुपए। तो अगर जब प्रबंधक ने यह प्रस्ताव दिया है कि एम के उत्पादन को बंद कर दिया जाए और एल और एन की बिक्री को बढ़ा दिया जाए, इनकी इकाइयों का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, तो क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत है? तो जब पहले एल, एन और एन तीनों उत्पादों की बिक्री की जा रही थी, उस स्थिति में जो लाभ कमाए जा रहे थे कंपनी के द्वारा वो 50,000 रुपए के लाभ थे। लेकिन जब एम का उत्पादन बंद कर दिया गया और एल और एन की बिक्री बढ़ा दी गई, इस स्थिति में जो कंपनी द्वारा जो लाभ कमाए जा रहे हैं वो लाभ 51,000 रुपए के हैं, यानी कि लाभों में 1,000 रुपए से वृद्धि हुई है। अतः हम प्रबंधक के इस प्रस्ताव से सहमत हैं। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है, 3 वस्तुएं निर्मित की जाती हैं व बेची जाती हैं। किसी उत्पादनकर्ता द्वारा 3 वस्तुएं निर्मित की जाती है और बेची जाती है। वस्तुएं हैं X, Y, Z, और जो इकाइयां बेची जाती है, X की 20,000 इकाइयां, Y की 14,000 इकाइयां और Z की 10,000 इकाइयां। और इन उत्पादों के संबंध में लागत विवरण निम्न प्रकार है। पर यूनिट के संबंध में लागत विवरण दिया गया है X, Y और Z का। मार्जिनल कॉस्ट दी गई है X की 10 रुपए, Y की 18 रुपए और Z की 16 रुपए पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट दी गई है पर यूनिट। लिस्ट प्राइस, ये जो किसी वस्तु का जब विक्रय किया जाता है तो जो सूची मूल्य होता है, लिस्ट प्राइस, वो दिया गया है। X का है 20 रुपए प्रति इकाई, Y का है 30 रुपए प्रति इकाई और Z का है 40 रुपए प्रति इकाई। टाइम टेकन, आवर्स। अब जो इन वस्तुओं के 1 यूनिट के उत्पादन में जो समय लगता है वो समय दिया गया है। 2.5 घंटे लगते हैं X की 1 इकाई बनाने में, 3 घंटे लगते हैं Y की 1 इकाई बनाने में और Z की 1 इकाई बनाने में लगते हैं 2.5 घंटे। आगे फिक्स कॉस्ट दी गई है, पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है और ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है 10%। तो जो सूची मूल्य है, इस सूची मूल्य पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा। श्रम की कमी के कारण उपलब्ध कार्य घंटे 90,000 है। अब श्रम की कमी आ गई और श्रमिकों की कमी के कारण जो व्यवसाय के पास जो कार्य घंटे उपलब्ध हैं वो 90,000 घंटे हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि हम इस 90,000 घंटों का कैसे जो है सदुपयोग कर सकते हैं। यानी ये जो 90,000 घंटे हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर है, उत्पादन का साधन यहाँ पर सीमित है। विक्रय मिश्रण ज्ञात कीजिए। यदि वस्तुओं की मांग पर्याप्त हो, तो वस्तुओं की मांग पर्याप्त कौन सी है? जो अभी वर्तमान में जो मांग है वो मांग भी वस्तुओं की भी पर्याप्त मांग है। तो अगर वस्तुओं की पर्याप्त मांग हो तो विक्रय मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। तीन प्रोडक्ट है X, Y और Z। सेल्स इन यूनिट्स 20,000, 14,000 और 10,000। सेलिंग प्राइस
पर यूनिट दिया गया है। लिस्ट प्राइस दिया गया है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। इस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, ट्रेड 10%, 2 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया। तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 रुपए, 27 रुपए और 36 रुपए। इस सेलिंग प्राइस में से लेस कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट दी गई है 10 रुपए एक्स की, 18 रुपए वाई की और 16 रुपए है जेड। तो जब मार्जिनल कॉस्ट हमने पर यूनिट लेस कर दी तो हमको प्राप्त हो जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हटा दी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्राप्त हो जाता है 8 रुपए, 9 रुपए और 20 रुपए पर यूनिट। अब जो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है, यहां पर जो लिमिटिंग फैक्टर है, देखा जाए तो अगर विक्रय मिश्रण बनाना हो तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा प्रोडक्ट कमा रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहा है जेड प्रोडक्ट, 20 रुपए प्रति इकाई। उसके बाद वाई कमा रहा है 9 रुपए प्रति इकाई और उसके बाद एक्स कमा रहा है 8 रुपए प्रति इकाई। तो अगर विक्रय मिश्रण तैयार करना हो तो सबसे पहले हम जेड का उत्पादन करेंगे, फिर वाई का उत्पादन करेंगे और फिर एक्स का उत्पादन करेंगे। लेकिन यहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है श्रम घंटे। जो कार्य घंटे हैं वो 90,000 घंटे हैं और प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने में जो है अलग अलग घंटे लगते हैं प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने में। मतलब सभी इकाइयों का जो सभी उत्पाद है उनको उत्पादन करने में जो है प्रति इकाई उत्पादन में घंटे हैं वो समान नहीं लगते, अलग अलग घंटे लगते हैं। तो इसलिए हमको ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं करके ये कंट्रीब्यूशन पर आवर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है श्रम घंटे और इन श्रम घंटों के आधार पर हमको कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति इकाई जो श्रम घंटा लगता है वो अलग अलग है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर देखना पड़ेगा। तो एक इकाई पर 8 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है और एक इकाई का उत्पादन करने में, एक्स की एक इकाई का उत्पादन करने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो 8 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो अगर 8 रुपए एक इकाई का उत्पादन करने में लगते हैं और एक इकाई का उत्पादन में 2.5 घंटे लगते हैं, तो प्रति घंटा 3 रुपए 20 पैसे कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा एक्स का उत्पादन करने पर। इसी प्रकार वाई का उत्पादन करने पर प्रति इकाई जो कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है वो 9 रुपए कमाया जा रहा है, लेकिन वाई का उत्पादन करने में 3 घंटे लगते हैं। तो अगर 1 घंटा वाई पर लगाया जाए तो कंट्रीब्यूशन 3 रुपया कमाया जाएगा वाई के उत्पादन में 1 घंटे के पीछे। इसी प्रकार 20 रुपया प्रति इकाई जो कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है जेड के उत्पादन में, लेकिन जेड के उत्पादन में 2.5 घंटे लगते हैं एक इकाई के उत्पादन में। तो इसका 2.5 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 20 में 2.5 का भाग लगाया जाए तो 8 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा 1 घंटे के पीछे। यानी कि श्रम का 1 घंटा अगर जेड के उत्पादन में लगा दिया जाए तो 1 घंटे के पीछे 8 रुपए कंट्रीब्यूशन कमा लिया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो स्थिति कुछ बदल चुकी है। पहले स्थिति प्रति इकाई के आधार पर थी कि सबसे जो लाभदायक है वो जेड का उत्पादन है, उसके बाद वाई का और उसके बाद एक्स का। लेकिन जब यहाँ पर श्रम घंटे जो लिमिटिंग फैक्टर है, अब अगर श्रम घंटों के आधार पर देखा जाए तो प्रति घंटा जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कमाया जा रहा है वो जेड के द्वारा कमाया जा रहा है और दूसरे नंबर पर अब है एक्स न कि वाई। यहाँ पर दूसरे नंबर पर वाई था, लेकिन श्रम घंटों के आधार पर दूसरे नंबर पर अब है एक्स। तो अगर हमको विक्रय मिश्रण तैयार करना है तो सबसे पहले हमको जेड का उत्पादन करना चाहिए, फिर हमको एक्स का उत्पादन करना चाहिए और फिर हमको वाई का उत्पादन करना चाहिए। किस स्थिति में? जब हमारे पास श्रम घंटे सीमित हैं, उस स्थिति में। तो इनको रैंक दे देते हैं। रैंकिंग इनको अगर दें तो पहला रैंक
का आ रहा है z का, दूसरा x का और तीसरा y का। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में हमको उत्पादन करना है, विक्रय मिश्रण तैयार करना है। अब अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, अब वर्तमान स्थिति में कितने लाभ कमाए जा रहे हैं पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सेल्स यूनिट्स इनटू सी पर, यानी कि जो सेल्स यूनिट है इनको सी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 20,000 को 8 से, 14,000 को 9 से और 10,000 को 20 से। तो सेल्स यूनिट को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन x के लिए कमाया, x के उत्पाद के पीछे 1,60,000 का कमाया जा रहा है वर्तमान में, और 14,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1,26,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है y से वर्तमान स्थिति में, और 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है z के विक्रय से। तो टोटल, अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 1,26,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 4,86,000 रुपए का। और इस 4,86,000 में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए, इस 4,86,000 में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए, फिक्स कॉस्ट है कंपनी की 2 लाख रुपए, अगर 2 लाख रुपए घटा दिया जाए तो 2,86,000 रुपए, 2,86,000 रुपीज का अभी जो है प्रॉफिट कमाया जा रहा है वर्तमान में। ये प्रॉफिट जो है अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो ये मिश्रण है x का 20,000 यूनिट का, y का 14,000 यूनिट का और z का 10,000 का, इस वर्तमान स्थिति में 2,86,000 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब हम आगे बात करेंगे कि विक्रय मिश्रण हमको ज्ञात करना है यदि वस्तुओं की पर्याप्त मांग हो। तो हमने रैंकिंग दे दी है और कंट्रीब्यूशन पर हमको पता है। यहां रैंक लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट रैंक है z का, फिर उसके बाद है x और y का है थर्ड रैंक, और इनका c पर यूनिट है, z का है 20 रुपए और 8 रुपए है x का और 9 रुपए है y का। अब अगर मांग पर्याप्त हो, क्वेश्चन लिखा है कि श्रम की कमी के कारण उपलब्ध कार्य घंटे 90,000 घंटे हैं, विक्रय मिश्रण ज्ञात करना है यदि वस्तुओं की पर्याप्त मांग हो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे, स्टेटमेंट विक्रय मिश्रण तैयार करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम या सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स। तो यहां पर जो है विक्रय मिश्रण ज्ञात करेंगे। इफ देयर इज, पहला पॉइंट है, इफ देयर इज इनफ डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, अगर सभी वस्तुओं की मांग पर्याप्त हो तो क्या विक्रय मिश्रण रहेगा, क्या अनुकूल विक्रय मिश्रण होगा। और विक्रय मिश्रण बनाने का आधार हमारा रहेगा उपलब्ध कार्य घंटे, और उपलब्ध कार्य घंटों के आधार पर हमने देखा है कि सबसे पहले हमको z को बेचना चाहिए क्योंकि z का रैंक फर्स्ट है, फिर x की बिक्री की जानी चाहिए और फिर जो है y की बिक्री की जानी चाहिए, या फिर इस क्रम में हमको इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रैंक, पहला कॉलम बना लेंगे। रैंक अकॉर्डिंग पहला z है, फिर
वाई। मैक्सिमम यूनिट्स कितनी होगी? पर्याप्त मांग है, वस्तुओं की पर्याप्त मांग हो, मैक्सिमम यूनिट्स अभी जो वर्तमान में बेची जा रही है 20,000 इकाइयां हम जेड के बेच सकते हैं पर्याप्त मांग में। 14,000 इकाइयां, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है यही इसकी पर्याप्त मांग मानी जाएगी। तो अभी अगर पर्याप्त मांग है तो 20,000 इकाइयां हम जेड की बेच सकते हैं, एक्स की बेच सकते हैं, जेड की बेच सकते हैं 10,000 इकाइयां और एक्स की बेच सकते हैं 20,000 इकाइयां और वाई की बेच सकते हैं 14,000 इकाइयां। मैक्सिमम आवर्स कितने हैं हमारे पास? मैक्सिमम आवर्स कितने? मैक्सिमम आवर्स है 90,000 घंटे। अब इन 10,000 इकाइयों के उत्पादन पर कितने घंटे लगेंगे? पहले हमने रैंक देके रखा है। सबसे पहले अगर हमारे पास 90,000 श्रम घंटे हैं तो सबसे पहले हमको उत्पादन करना चाहिए जेड का, क्योंकि प्रति इकाई जो प्रति घंटा जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा था जेड का। तो जेड का रैंक पहला है, तो सबसे पहले जेड का उत्पादन करना चाहिए। और जेड के उत्पादन में 2.5 घंटे लगते हैं प्रति इकाई के उत्पादन में, और जेड की जो पर्याप्त मांग है वो 10,000 इकाई है। तो अगर जेड का पूरी 10,000 इकाई का उत्पादन कर दिया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं उतना ज्यादा उत्पादन किया जाना चाहिए जेड का सबसे पहले, क्योंकि जेड का रैंक यहाँ पर फर्स्ट है। तो जेड की 10,000 इकाई का उत्पादन करा जाए, 2.5 घंटे लगते हैं एक इकाई के उत्पादन में, तो 25,000 घंटे लगेंगे जेड के उत्पादन में। और ये हमारा प्रॉफिटेबल मिक्स यूनिट्स में जो प्रॉफिटेबल मिक्स है आता जाएगा। तो 10,000 इकाइयां उत्पादित की जा सकती है और विक्रय की जा सकती है जेड। उसके बाद हम देखते हैं एक्स, क्योंकि एक्स का रैंक सेकंड है। प्रति घंटा जो अंशदान था वो एक्स में सबसे ज्यादा था। तो 20,000 इकाइयां अगर एक्स की उत्पादित की जाए और बिक्री की जाए 20,000 इकाइयों का, तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन में 2.5 घंटे लगेंगे प्रति इकाई उत्पादन में। तो 20,000 इकाई के उत्पादन में 50,000 घंटे लगेंगे और 20,000 इकाइयां उत्पादित हो पाएंगी। अब हम देखते हैं मैक्सिमम आवर्स हमारे पास 90,000 घंटे हैं। 90,000 घंटों में से हमने 75,000 घंटे काम में ले लिए इन दो उत्पादों के उत्पादन में। अब बचते हैं 75,000। 90,000 में से अगर 75,000 निकाल दिया जाए, 90,000 में से अगर 75,000 निकाल दिया जाए तो बचते हैं 15,000 घंटे। तो इन 15,000 घंटों का उपयोग हम करेंगे वाई के उत्पादन में, क्योंकि वाई तीसरे नंबर पर है और वाई की प्रति घंटा जो अंशदान है वो सबसे कम है। तो वाई के उत्पादन में 15,000 घंटों का उपयोग करेंगे, बचे हुए 15,000 घंटों का। और वाई के उत्पादन में एक इकाई के उत्पादन में लगते हैं 3 घंटे। तो वाई की इकाई उत्पादित होगी, तो वाई की जो इकाइयां होगी वो उत्पादित होंगी 5,000 इकाइयां। तो यहां ये 90,000 घंटे हो गए पूरे। तो जो प्रॉफिटेबल मिक्स है, अगर हमारे पास 90,000 घंटे हैं और प्रति घंटा जो हमने अंशदान की दर के आधार पर जो प्रॉफिटेबल मिक्स तैयार किया वो 10,000 जेड की 10,000 इकाइयां उत्पादित की जाएगी, एक्स की 20,000 इकाइयां उत्पादित की जाएगी और वाई की 5,000 इकाइयां उत्पादित की जाएगी। अब हमको ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जेड का है 20 रुपए प्रति इकाई, एक्स का है 8 रुपए प्रति इकाई और वाई का है 9 रुपए प्रति इकाई। या फिर हम इसको टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर सीधा टोटल कंट्रीब्यूशन इनका ज्ञात कर सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 इकाइयां है जेड की और 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। तो 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा जेड पर। एक्स की 20,000 इकाइयां बेची जाएगी और एक्स पर 8 रुपए प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है। तो 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा और वाई की 5,000 इकाइयां बेची जाएंगी और वाई पर 9 रुपए प्रति इकाई की दर से
तो ये आएगा 45,000। टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 3,60,000 और 4,05,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4,05,000। और इस 4,05,000 में से तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस 4,05,000 में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, तो अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए तो प्रॉफिट आएगा 2,05,000। अगर श्रम की कमी के कारण हमारे पास 90,000 घंटे उपलब्ध है और वस्तुओं की पर्याप्त मांग है, तो हम जो है जेड की 10,000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे, फिर एक्स की 20,000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे और फिर वाई की 5,000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे। और इन इकाई के उत्पादन पे प्रति इकाई की दर से जो अंशदान कमाया जाएगा वो 2 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए और 45,000 रुपए कमाया जाएगा। कुल मिलाकर 4,05,000 का अंशदान कमाया जाएगा। और इस अंशदान में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए तो 2,05,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया जाएगा, जब 90,000 घंटे उपलब्ध है और वस्तुओं की मांग पर्याप्त है। अब 2 नंबर जो पॉइंट पूछा है, यदि भावी मांग एक्स की 18,000 इकाइयां, वाई की 10,000 इकाइयां और जेड की 12,000 इकाइयां हो। उपलब्ध घंटे हमारे पास 90,000 है। रैंकिंग यही रहेगी, जेड का फर्स्ट रैंक रहेगा, एक्स का सेकंड और वाई का थर्ड रैंक। अब वस्तुओं की हमको भावी मांग दे दी थी। पहले पर्याप्त मांग थी तो पर्याप्त मांग में हमने ये इकाइयां दी थी काम में, अब भावी मांग हमको दे चुके हैं। तो इसी प्रकार का स्टेटमेंट बनेगा ऑप्टिमम या सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स के लिए। If potential demand for X 18,000, Y 10,000 and Z 12,000। अब हमको दूसरा पॉइंट है, यदि भावी मांग पोटेंशियल डिमांड अगर X, Y, Z की हमको दी हुई हो तो हम मैक्सिमम कितनी यूनिट्स का उत्पादन कर सकते हैं? Z की 12,000 इकाइयों का, क्योंकि भावी मांग 12,000 की है तो 12,000 इकाइयों का मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं Z का। X का 18,000 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं और Y की 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। मैक्सिमम आवर्स हमको दिए हुए हैं, मैक्सिमम आवर्स हमारे पास 90,000 घंटे हैं। तो अगर अब Z की 12,000 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि Z की भावी मांग 12,000 इकाई हुई है, तो अगर 12,000 इकाई का उत्पादन किया जाए Z का और 2.5 घंटे लगते हैं एक इकाई के उत्पादन में, तो 12,000 इकाई के उत्पादन में 2.5 घंटे के हिसाब से 30,000 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार अगर 2 नंबर पे 18,000 इकाइयों का X का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि भावी मांग 18,000 इकाइयों की है और X की प्रति इकाई के उत्पादन में 2.5 घंटे लगते हैं, तो 18,000 इकाइयों के उत्पादन पे घंटे लगेंगे 45,000। अब इन दोनों Z और X के उत्पादन में 30,000 और 45,000 75,000 घंटे लग चुके हैं। अब 90,000 में से शेष बचते हैं हमारे पास 15,000 घंटे और Y की एक इकाई के उत्पादन में 3 घंटे लगते हैं। तो अगर 15,000 घंटे हमारे पास बचे हैं और प्रति इकाई उत्पादन में 3 घंटे लगते हैं, तो यहां पर इकाइयां कितनी उत्पादित होंगी? 5,000 इकाइयां। तो 5,000 इकाइयां Y की उत्पादित की जाएंगी और 12,000 इकाइयां Z की उत्पादित की जाएगी और 18,000 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी X की। अब अगर इन पर कंट्रीब्यूशन जो कमाया जाएगा वो अगर देखा जाए तो Z पर 12,000 रुपए के हिसाब 12,000 इकाइयों पर 20 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा और X के विक्रय पर, X के 18,000 रुपए के विक्रय पर 8 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 18,000 इंटू 8 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा।
और Y की 5000 इकाइयों पर 9 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 45,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाए 1,44,000, 2,40,000 प्लस 45,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 4,29,000 का। और फिक्स कॉस्ट है यहाँ 2 लाख रुपए की। तो अगर 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए तो प्रॉफिट आएगा 2,29,000। तो हमने देखा कि जब वर्तमान स्थिति में जो विक्रय अगर X का 20,000 इकाइयों का, Y का 14,000 इकाइयों का और Z का 10,000 इकाइयों का विक्रय किया जाए तब वर्तमान स्थिति में 2,86,000 के प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। अगर 90,000 घंटे उपलब्ध है और वस्तुओं की पर्याप्त मांग है तो हमने घंटों के आधार पर जो अंशदान कमाया जा रहा है उसके आधार पर हमने उत्पादों को रेंट दे दिया था और उस रेंट के आधार पर हमने जब उत्पादन किया, जब वस्तु की पर्याप्त मांग थी तब 2,05,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया गया था। और यही अगर वस्तुओं की भावी मांग X की 18,000, Y की 10,000 और Z की 12,000 हो, इस आधार पर हमने जब ये ऑप्टिमम मिक्स का स्टेटमेंट तैयार किया, इस रैंकिंग के आधार पर Z का फर्स्ट रैंक, X का सेकंड रैंक और Y का थर्ड रैंक, और इस क्रम में ही हमने उत्पादों का उत्पाद किया, तब हमने देखा कि 2,29,000 का लाभ कमाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।